अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और हम आज आपके लिए हस्बी रिवायत लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 13, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा तहसीन। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। मीनू। असफी ने कपकपाता हुआ हाथ उस चादर की तरफ बढ़ाया और रोते हुए वह मुश्किल इतना ही बोला था कि सामने कमरे का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर वहां से बाहर निकल रहे थे और फिर उसने सामने बेड पर मीनू को पड़े देखा। असफी कुछ देर तो उसे वहीं खड़े खड़े तकते हुए सांसों को बहाल करता रहा। उसी लम्हे एक लड़का उसके सामने पड़े स्ट्रेचर को घसीट कर ले जाने लगा तो असफी जैसे चौंक कर होश में आया। गो कि वो पट्टियों में जकड़ी हुई बेहोश पड़ी थी, लेकिन असफी के दिल को ढारस बन गई थी जब ही वो तेजी से अंदर की तरफ कदम बढ़ा गया। असफी, तुम आ गए। मैं भी तुम्हारा नंबर ही ट्राई कर रहा था लेकिन कॉल नहीं मिल रही थी। यार परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं डॉक्टर साहब से ही मिलकर आ रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मीनू मेरी सिस्टर है और उसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो वो कह रहे थे कि सर पर चोट लगी है, खून काफ़ी बह चुका है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अच्छा हुआ कि आप उन्हें बर वक्त हॉस्पिटल ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन होश में आने तक कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सर पर चोट लगी है। पेशेंट कोमा में भी जा सकती है, अपनी याददाश्त भी खो सकती हैं। बस दुआ कीजिए। तुम परेशान नहीं हो, बस दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हसन अंदर दाखिल हुआ तो असफी को सामने देखकर उसे तमाम सूरत हाल से आगाह करने लगा। हाँ, मैं थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ। बहुत शुक्रिया यार, तुमने अपनी भाभी को बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा दिया। असफी ये सब सुनकर बहुत परेशान भी था, लेकिन वो हसन का मशहूर भी था कि अगर वो मीनू को वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचाता तो जाने क्या होता। अभी भी वो दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं करता, खुद अपने ही दिल को मुतमईन कर रहा था कि उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे यार, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, मैं अब निकलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपना ख्याल रखना, मैं शाम में चक्कर लगाऊंगा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताना। वैसे भी मैंने एडवांस में काउंटर पर कुछ रकम जमा करवा दी है ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। हसन उसे गले लगाता तसल्ली दे रहा था और असफी भी उसकी आखिरी बात पर उससे हाथ मिलाते हुए एक बार फिर शुक्रिया अदा किए बिना ना रह सका। हसन जा चुका था। वो अब मीनू के बेड के करीब चला आया, तभी उसका फोन बजने लगा। नैना की कॉल थी। वो मीनू पर एक निगाह डाले बाहर निकल आया। असफी, कहाँ हो तुम? फूफो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और तुम हो के बताए बगैर ही चले गए। कॉल रिसीव होते ही नैना तफक्कुर भरे लहजे में सवाल कर रही थी। मीनू का एक्सीडेंट हुआ है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ उसके पास, और मामा को मत बताना, पहले ही कश्यप की वजह से परेशान है। असफी ने थके हुए लहजे में अपनी परेशानी बताई तो नैना तो साकत ही रह गई। ये सब क्या हो रहा था? कब? कैसे? वो ठीक है ना? अगले ही पल नैना ने पैर दर पैर कई सवाल कर डाले। मुझे कुछ नहीं मालूम नैना, बस तुम दुआ करो। और कश्यप? असफी की तो खुद इस वक्त जान सूली पे लटकी हुई थी जब ही शिकस्त खोरदा लहजे में कहते हुए आखिर में वो कश्यप का पूछते पूछते खामोश हो गया। अभी तक तो नहीं लौटी, बस अल्लाह पाक खैर करे। बाबा फिर से थाने गए तो हैं, देखो। ठीक है, तुम परेशान नहीं होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हो तो मैं वहाँ आ जाती हूँ तुम्हारे साथ। नैना ने उसे तसल्ली देने के बाद झिझकते हुए पूछा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बस वहीं मामा के पास रुको और उनका ख्याल रखो। असफी ने अपनी बात मुकम्मल करते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और सिग्नल की वजह से बाहर आकर बात कर रहा था। जब भी उसके जहन में ख्याल आया तो उसने शहाब अंकल को कॉल करके मीनू के बाद एक्सीडेंट की इतला दे दी थी और फिर से अंदर उसके पास चला आया। वो अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास चला गया और उन्होंने वही बातें दोहराई जो हसन ने उसे बताई थी। जब ही थके थके कदमों से वो मीनू के पास चला आया।
और उसकी आंखें अपनी मोहब्बत को इस हालत में देखकर एक बार फिर नम हुई थी। कश्यप बालाज की बातें सुनकर वहां से उठी और दौड़ते हुए साथ वाले कमरे में चली आई और खुद को लॉक्ड कर लिया। बालाज ने पीछे से उसे पुकारा, लेकिन वो रोते हुए पहले की तरह अब भी उसकी बात को अनसुना कर गई थी। बालाज गुस्से में उसके पीछे चला आया। कश्यप, दरवाजा खोलो। दरवाजे को लॉक पाकर वो दस्तक देते हुए दुष्ट लहजे में बोला, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। कश्यप को पता था जब तक वो जवाब नहीं देगी वो यूं ही दरवाजा पीटता रहेगा या फिर कल की तरह इसे तोड़ने की हद तक भी चला जाएगा। उसकी बात सुनकर वो दरवाजे को घूरता उस पर एक जोरदार हाथ मारते हुए वापस पलट आया था। बालाज बाबा, नाश्ता तैयार है। साबिर चाचा दरवाजे पे दस्तक देने पे अंदर से इजाजत मिलते ही अंदर कदम रखते हुए बोले, अभी नहीं करना साबिर चाचा, आप खुद कर लीजिए। बालाज टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा मोबाइल पे मसरूफ था। बालाज बाबा, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मनाए तो? वो खामोशी से आगे बढ़े और नीचे फर्श पर बैठते हुए बालाज से कुछ कहने से कबल इजाजत तलब कर रहे थे। कहिए साबिर चाचा, ऐसी क्या बात है कि जिसके लिए आपको इजाजत लेनी पड़ रही है? बालाज मोबाइल से नजरें हटाए अब उनकी तरफ मुतवज्जा था। कमजोर मर्द होते हैं जो अपनी औरत पर हाथ उठाते हैं, और वो भी बिना किसी गलती के। खूबसूरत मर्द वही होता है जिसका दिल अपनी औरत के लिए नरम हो, जो उसकी गलती पे भी अपनी जबान और हाथ को काबू में रखना जानता हो, वरना फिर औरत के दिल में उसका कोई मुकाम और इज्जत नहीं होती। फिर प्यार का होना तो बहुत दूर की बात है। साबिर चाचा के समझाने के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो कुछ देर पहले कमरे में लगने वाले तमाशे के बारे में जानते थे। साबिर चाचा, वो मेरा मवासा अपने भाई से कर रही थी। वो कहती है कि वो बहुत अच्छा है और मैं। वो गुस्से से लब भेजे खामोश हो गया। वो मुझे कमजोर समझती है और अपने भाई को बहुत मेहरबान इंसान, कि जिसे पाकर मीनू बहुत खुशकिस्मत है, और मेरा कश्यप का हमसफर होना उसे बदकिस्मती की अलामत लगता है। बालाज ने अगले ही पल खामोशी को तोड़े अपनी बात मुकम्मल की तो आसाब तनाव का शिकार होने लगे। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं नाश्ते के लिए बुलाने ही आया था कि अंदर से शोर की आती आवाज़ें सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए। जो भी था आपको उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया। अभी कल ही आपकी शादी हुई है और आप खुद ही दुल्हन को खुद से नफरत पे मजबूर कर रहे हैं। और फिर आपने जो बातें की कि आपने ये शादी इंतकाम के लिए की है, और आखिर में तो आपने ये कहकर हद ही कर दी कि दुल्हन वापस जाएंगी तो सबकी नज़र में उनका किरदार मशकूक रहेगा, और फिर असफी बाबा की नज़रें हमेशा के लिए झुक जाएंगी। मानता हूँ कि आप और इस बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वो मासूम हैं और आप उनके साथ इस हद तक जा सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। असफी बाबा से आपका कोई ज़्यादा ही झगड़ा है तो मर्दों की तरह उनसे रूबरू लड़ें, लेकिन एक औरत की कमजोरी का फ़ायदा मत उठाएं, ना उसे संभाल करके अपने तकाम की आग को बुझाएं। साबिर चाचा शुरू से ही एक दोस्त की तरह उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखते थे, उसके मिजाज को समझते हुए हर बात समझाया करते थे। इसलिए उनके मुलाजिम होने के बावजूद बालाज भी उनकी हर बात तहम्मुल से सुना करता था, क्योंकि एक वही तो थे जो उसके गुस्से को शांत करना जानते थे। साबिर चाचा, आप भी कश्यप की जबान बोलने लगे हैं। आपको नामर्द लगता हूँ मैं? अगर एसपी मेरी बहन को टीज करेगा तो क्या मैं चुप बैठूंगा? उसे मेरी बहन से शादी नहीं करनी थी तो साफ इनकार कर देता, लेकिन अब मीनू को तकलीफ देने का कोई हक नहीं है उसे। करने को मैं उससे रूबरू भी हिसाब बराबर कर सकता था, लेकिन उसकी बहन को तकलीफ पहुंची तो उसे अच्छे से अंदाजा होगा कि वो गलत कर रहा है मीनू के साथ। और रही बात हाथ उठाने की, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो मुझे इस कदर भड़का देती है कि मैं खुद पर काबू ही नहीं रख पाता। आप समझा दीजिएगा उसे कि मेरा इम्तिहान मत लिया करे और ना ही मुझसे फिजूल की बहस किया करे। बालाज पहले तो उनकी बात सुनकर एक बार फिर भड़क उठा, लेकिन दूसरी ही लम्हे वजाहत देकर खुद को बेकसूर भी जाहिर करना चाहता था। वो समझा दूंगा, लेकिन आप आइंदा ख्याल रखिएगा। मैंने कल उसे बेटी कहा था, और आज जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे वाकई में तकलीफ हुई कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
आप अपना मूड ठीक कीजिए, मैं दुल्हन को लेकर आता हूँ। फिर नाश्ता कीजिए और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए। साबिर चाचा उसे समझाते हुए वहां से जा चुके थे और वो खुद को नॉर्मल करने की सही में था। दूसरी तरफ कश्यप ये सब बातें सोचकर बिलख रही थी कि बालाज ने उससे इंतकामन ये शादी रचाई और अब वो उसे बदनाम करने पर भी तुला हुआ है। क्या कोई हमसफर ऐसा भी हो सकता है? साबिर चाचा चाबी लगाकर दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुए तो वो सोफे के कोने में दुबकी बैठी सिसक रही थी। उठिए कश्यप बिटिया, नाश्ता कर लीजिए। साबिर चाचा को उसकी हालत देखकर और तो कुछ समझ नहीं आया कि अब तसल्ली में क्या कहें। जब ही सर पर हाथ रखते हुए नाश्ते के लिए बुलाया, जवाब में कश्यप नफी में सर हिला गई। बालाज बाबा शर्मिंदा है बिटिया, और ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने कहा। बस वो गुस्से में थे और उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं कि वो क्या कुछ बोल गए। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। उठिए शाबाश, मेरी बात भी नहीं मानेंगी। साबिर चाचा ने बालाज की तरफ से उसका दिल साफ करने की कोशिश की। साबिर चाचा, आप उनकी गवाही मत दीजिए, क्योंकि अपना सच वो खुद ही मुझ पर आश्कार कर चुके हैं। और मैं इतना भी जान गई हूँ कि ये सब कुछ उनकी फितरत में शामिल है, जो कभी नहीं बदलेगी। जभी तो उनकी दोनों बीवियां उन्हें छोड़कर चली गईं। इस किस्म के इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? ना तो जिसके हाथ काबू में रहते हो, ना ही जबान, जो शादी की पहली रात बीवी को बाजू से पकड़कर वीरान सड़क पर ला खड़ा करे और दूसरे रोज उस पर हाथ उठाने लगे। कश्यप ने आंसू साफ करते हुए नफरत भरे लहजे में कहा तो इससे पहले कि साबिर चाचा कोई जवाब देते, बालाज बोल उठा, जो कि उसे मनाने की गर्ज से आया था। लेकिन दरवाजे से दाखिल होते हुए जैसे ही उसके कानों में ये बातें पड़ी, उसके मिजाज फिर से बिगड़ गए। सुन रहे हैं साबिर चाचा, फिर आप कहते कि मैं इसके साथ गलत करूं। अरे ये मेरे बारे में कौन से अच्छे ख्यालात रखती है? ये भी तो मुझे गलत ही समझती है। तो ऐसी बीवी पर अपनी वफाएं लुटाऊं? आप चाहते हैं कि इससे मोहब्बत से पेश आऊं? वो अंदर दाखिल होते ही काटदार लहजे में बोला था। बालाज बाबा, प्लीज आप अपने कमरे में जाइए, मैं दुल्हन बिटिया से बात कर रहा हूँ ना। साबिर चाचा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो वो कटीली निगाह कश्यप पर डाले वापस पलट गया। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है कश्यप बिटिया। आप उनके साथ रहेंगी तो धीरे धीरे सारा सच जान जाएंगी, और हो सकता है वो खुद आपको अपनी शख्सियत के राजों से रोशनास कराएं। आप अपना किरदार अच्छे से निभाएंगी तो उनकी फितरत को भी मात हो जाएगी। यकीनन वो बदल जाएंगे। चलिए उठिए। जानता हूँ कि उन्होंने आपसे बहुत गलत रवैया रखा, लेकिन आपने अभी जो कहा उन्हें भी तो रंज पहुंचा होगा, इसलिए आप माफ़ी में पहल कर लीजिए, तो मुझे यकीन है वो भी अपने रवैये पर शर्मिंदा होंगे। आपको बेटी कहा है, जब भी उनके रवैये से मुझे बहुत दुख पहुंचा और मैंने उनसे बात भी की और मुझे लगा कि वो शर्मिंदा हैं, बस अपनी अन्ना की वजह से तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन आपकी तवज्जो और मोहब्बत उनकी अन्ना को तोड़ सकती है। उनके अंदेशों को दूर करके आप उन्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकती हैं। साबिर चाचा वक्त लगा कर उसे समझाते रहे और बिलाखिर उसे मनाकर बालाज के कमरे में छोड़ गए। सॉरी, आखिर उसने बहुत मुश्किल से बहुत वक्त बाद खुद को ये लफ्ज़ कहने पर आमादा किया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझा रही थी। आई एम सॉरी, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। कश्यप का एक सॉरी का लफ्ज़ उसका तमाम गुस्सा पल में ही उड़ा ले गया। वो अब शांत था और उस पर निगाहें टिकाए उससे भी जवाबन अपने किए के लिए माफ़ी मांग रहा था। कश्यप को यकीन नहीं आया था। दोनों तरफ कुछ देर तक खामोशी ने डेरे डाले रखे। साबिर चाचा अंदर मेज पर नाश्ता लगा गए थे। नाश्ता करने फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। बालाज ने उसे मुखातिब किया तो इस बार उसने कोई बहस नहीं की थी। हाँ, अपनी तबीयत के बायस उसने बस थोड़ा सा जूस ही लिया था और फिर नाश्ते के बाद बालाज उसके मना करने के बावजूद उसे डॉक्टर के पास ले गया था। रास्ते में वो तो खामोश रही, लेकिन बालाज उससे इधर उधर की बातें करके उसका जहन घर वालों की तरफ से हटाने की कोशिश में रहा। शहाब साहब भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मीनू को देखकर उनकी तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें भी एडमिट कर लिया गया था। बीपी शूट कर गया था और डॉक्टर दवा के जरिए नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। असफी उनके पास आया ताकि उनका हौसला बढ़ा सके। तब उन्होंने असफी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ है। जवाबन उसने लाइल्मी का मुजाहरा किया।
کہ اسے تو خود اس کے دوست سے مینو کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ حیران بھی تھا کہ مینو تو ان کے گھر پہ تھی، پھر الٹا وہ اسفی سے ہی پوچھ رہے تھے۔ لیکن اتنی صبح مینو جا کہاں رہی تھی؟ اسفی نے شہاب صاحب سے سوال کیا۔ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ وہ کل ایک دوست کی طرف شاید اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی اور رات وہیں رک گئی، ابھی صبح گھر واپس آ رہی ہوگی۔ لیکن یہ ایکسیڈنٹ، پہلے تو کبھی یوں لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا مینو نے۔ اسفی کو جواب دیتے ہوئے ان کی نگاہیں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ آپ پریشان نہیں ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ باراج بھائی نہیں آئے؟ آفس ہیں کیا؟ اسفی انہیں حوصلہ دیتے ہوئے پوچھ بیٹھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اسے بھی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں بیٹا، وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، دوست کی شادی کے سلسلے میں، ابھی اسے کچھ نہیں پتا، بس تمہاری کال سنتے ہی میں بھی دوڑتا چلا آیا۔ شہاب صاحب نے اسے بالاج کے متعلق بتایا تو وہ سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ ابھی تو اسفی انہیں کشف کے بارے میں بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ بعد میں گلہ کریں گے کہ انہیں لائن رکھا گیا، لیکن اب ان کی حالت دیکھ کر وہ ان کی ہمت بندھاتے ہوئے مینو کے پاس آ گیا تھا۔ مینو کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ رامی نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اسفی کو اپنے سامنے پا کر کرب سے آنکھیں موند گئی۔ اسفی نے فوراً سے ڈاکٹر کو بلایا۔ اسفی؟ مینو اسے پکارتے ہوئے سسک رہی تھی۔ ہمیں جو ڈر تھا، شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں، آپ کی مسز خطرے سے باہر ہیں، انشاءاللہ یہ چوٹیں بھی جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے مینو کے چیک اپ کے بعد اسفی کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا اور یہ نوید سنانے کے بعد باہر نکل گئے۔ رامین، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ آگے بڑھا اور تفکر بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جواباً مینو بس آنسو بہاتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اسفی کو لگا کہ وہ اس کی ناراضگی کے باعث کچھ نہیں بول رہی۔ مانا کہ ناراضگی تھی، لیکن ناراضگیوں کو اس قدر طول نہیں دینا چاہیے۔ اب میں آ گیا ہوں نا، اب آپ کو منا کر اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ چلیں، میں ہی سوری میں پہل کر لیتا ہوں، کیونکہ محبت بھی تو میں نے ہی کی ہے آپ سے۔ آپ کے لیے تو رشتہ محض ایک سمجھوتا تھا۔ اسفی نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے محبت سے کہا۔ اس کی بات سن کر مینو سسک اٹھی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو ٹھیک سے سمجھوتا بھی نہیں کر پائی۔ بھلے ہمارے درمیان وہ کانٹریکٹ اب بھی ہے اور 1 سال تک میں آپ کی شرائط کو بھی قبول کروں گا، لیکن اس کے بعد میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، بلکہ کبھی بھی نہیں جانے دوں گا۔ اسفی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے بیک وقت اپنی محبت اور اذیت سے روشناس کروانا چاہا۔ مینو اس کی بات پر مسلسل سسک رہی تھی۔ اب میں آپ کے قابل نہیں رہی، پلیز مجھے خود ہی جان سے مار دیجیے، مجھے نہیں زندہ رہنا اسفی، مجھے کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا۔ وہ سسکتے ہوئے زخموں سے چور وجود کی اذیت کو بھلائے ہوئے اپنی ٹرپ کو اتارنے لگی تھی، جب اسفی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے روک لیا۔ مینو، یہ کیا پاگل پن ہے؟ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیوں اتنی خود غرض ہیں آپ؟ یہ سوچتے ہوئے ایک بار بھی خود سے منسلک رشتوں کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ جانتی ہیں، یہ خبر سن کر میری جان نکل گئی تھی، اور شہاب انکل، وہ بھی آپ کو اس حالت میں دیکھ کر اس قدر پریشان ہوئے کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی، اور اب وہ ایڈمٹ ہے۔ کیوں ہم سب کو مارنے پر تل چکی ہیں؟ کیوں ایسی باتیں سوچ رہی ہیں؟ خدا کا شکر ادا کریں کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا اور آپ ٹھیک ہیں۔ اگر ان زخموں کو لے کر پریشان ہیں تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ بھی جلد ہی بھر جائیں گے، لیکن انسان کو اتنا بھی مایوس اور ناشکرا نہیں ہونا چاہیے کہ اب مرنے کے بارے میں ہی سوچنے لگے۔ اسفی تو اس کی بات پر تڑپ اٹھا تھا، جب ہی اسے اس کے عمل سے روکتے ہوئے اچھا خاصا ڈپٹ دیا۔ بابا کے بارے میں سن کر مینو بھی ساکت رہ گئی تھی، اور پھر اسفی کی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت گرتے جا رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جو داغ اس کے کردار پر لگ چکا ہے اور جو گھاؤ اس کی روح کو تار تار کر رہا ہے، وہ کیسے بھرے گا؟ وہ اسفی کو کیسے بتائے کہ وہ اس حالت کی وجہ سے ایسا نہیں سوچ رہی، بلکہ اپنی بربادی کے بعد موت کی تمنا لیے ہوئے ہے۔ سوری، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بات ہی ایسی کی کہ میں ضبط کھو بیٹھا۔ پلیز ایسی باتیں مت سوچیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گی تو اب میرے ساتھ گھر چلیں گی۔ اسفی نے اگلی ہی پل ایکسکیوز کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا تو مینو اندر ہی اندر شرمندگی کے دلدل میں دھسی جا رہی تھی۔ وہ سخت اذیت میں تھی، لیکن اسفی کو کچھ بھی بتانے کے لیے اس کے پاس نہ تو ہمت تھی اور نہ ہی الفاظ، جبکہ وہ
मीनू को इस हाल में देखकर अलग मुस्तरब हो रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि इस सब के पीछे जो कुछ है, अगर उसे पता चल जाए तो उसे बदल कर रख देगा। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। हमें अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।